आज मान लो कि आज हम अब्दुल कलाम जी को हम सोचते हैं कि यार इतनी गरीबी से साइकिल पे जाने वाले व्यक्ति अचानक एक दिन वो राष्ट्रपति बन गए। अरे भाई ऐसे नहीं बने। अब्दुल कलाम वाज से एक्चुअली जो वो थे टीपू सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान थे और हैदर अली जो थे वो सारा भाई थे। और इन दोनों ने जो है सबसे पहले एटॉमिक जो बोलते हैं ना, जो बारूद के ऊपर काम शुरू किया था उस समय इन्होंने, तोप वगैरह सब जो यूज़ करने का। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि ये सबके देखिए, ये घर भले ही कोई गरीब घर का मिले, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्लावरिंग करके तो अपनी उस ऊंचाई को छू ही लेगा जो उसके अंदर ब्लूप्रिंट लेकर आया है वो। ये सबसे बड़ी बात है ना। आज शाहरुख खान को हम इतना ऊंचा देखते हैं तो वो साधना बोस के नाम से ऑलरेडी बंगाल में जो है डांसर, बैले डांसर थी वो वहाँ पर। तो आज हम ये जो सोनिया गांधी को हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो पता नहीं इटली में थी और वो ऐसे डांस, पता उसके बारे में कई बातें करते, मैं नहीं जानता। तो मतलब उसको कोई ज़्यादा उसको एक अच्छी हाइट पोस्ट पे थी ऐसा नहीं मानते लोग। तो लेकिन लोग नहीं जानते कि सोनिया गांधी जो थी वो लूसी हेल के नाम से वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी उस ज़माने में। और राहुल गांधी जो थे वो हमें लगता है कि यार ये कैसे पॉलिटिक्स में आ गया है। अरे भाई वो राहुल गांधी उस पॉलिटिशियन का बाप था और वो भी बड़े पोस्ट पे था। तो ये सारी जो लोग आ रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जो थी वो स्वयं भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी उस ज़माने में। और ये जो नेहरू जी थे वो जो थे वो जो है वो मुगल ख़ानदान के बहादुर शाह जफ़र थे। तो इस तरह से अगर आप मतलब जीवन में आप किसी को भी देखोगे ना, तो वो आज देखिए, आज वो बड़ी सोच वैसी ही रखेंगे जैसा वो कई जन्मों से लेकर आए हैं, समझे ना। तो ये खाली बस आगे की कहानी एक और एडिशन हो रही होती है इस जन्म की, बस उतना ही फ़र्क होता है, समझे ना आप। इस तरह से अब जैसे आज अगर मैं मान लीजिए आज मैं आपके सामने पूर्व जन्म को लेकर मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा इसके बारे में। मैं कई जन्मों से इन क्षेत्रों में इन विषयों पे काम करता हुआ आ रहा हूँ और इस जन्म में खाली थोड़ा 1% बोलते हैं ना, 1% और कुछ शायद एडिशन कर रहा हूँ, बस सब्सट्रैक्शन एडिशन कर रहा हूँ और जोड़ता जा रहा हूँ। अब अगले जन्म में जाऊँगा फिर वापस और यात्रा शुरू करूँगा। तो मतलब ये जो हम कमाते हैं ना अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक रूप से, वो हमारे साथ यात्रा करता ही है, क्योंकि वो संस्कार बनते हैं इसलिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि एवरी पर्सन इज एब्सोल्युटली राइट एट हिज ओन प्लेस। आप किसी को ऐसा कह नहीं सकते व्हाई इज लाइक दैट। नालायक क्यों है करके आप नहीं कह सकते। लायक क्यों आप नहीं बोल सकते। क्यों? वो बिल्कुल नियम से नालायक है। यानी कि ओसामा बिन लादेन अगर लादेन है तो नियम से हैं जी, औरंगजेब है तो नियम से हैं जी बराबर। क्यों? उसने वो जीवन की चाहना की है, उसने वो जीवन को चॉइस किया है। अभी देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, अब चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जनरली हमें कई बार क्या लगता है कि कई लोग रेपिस्ट होते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये ऐसे कैसे गंदे आदमी है ऐसे यार। लेकिन अगर मैं उसको पूर्व जन्म में लेके जाऊँगा ना, तो पता चलेगा कि उसको सेक्सुअली बहुत सप्रेस किया गया एक पिछले ज़माने में। मतलब कोई औरत रहा होगा, मान लो, अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊँ ऐसे ही, तो उसको इतना सप्रेस कर दिया गया कि सेक्स जो है उसके अंदर फूट के भरा, और यानी तो ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य का उसने पालन कर लिया होगा, बोलते हैं ना, कोई आध्यात्मिक बातें सुनकर, और सेक्स को दबा लिया होगा। तो इस जन्म में आकर ना वो फूटेगा ही उसका। हर सप्रेस्ड इमोशन आदमी का रिलीज़ होता ही है, और मरते वक्त जो उसके चेतना के स्तर पे होता है ना, वही इस जन्म में से वहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है। आप जो भाव लेके मरते हो ना, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। ठीक है। एक आदमी पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन पिछले जन्म में ले जाकर जब आप उनको देखोगे ना, तो पता चलेगा कि ये पैसों के पीछे क्यों भाग रहा है। मालूम है? क्योंकि इसने बहुत गरीबी देखी और ये इसके पैसे कोई लूट के चला गया। पर हम इसके जरिए किसी चीज को या गलत काम को जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैसेज क्लियर होना जरूरी है। नहीं, देखिए क्या होता है, इट शुड बी एन ह्यूमन स्टडी। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अब मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए कि
मैं जब पैदा हुआ ना तो उसके बाद में मैं बहुत चटोरा था, 25 साल की उम्र तक बड़ा खाने पीने का शौकीन, यानी कि 2 रुपये की चीज़ 200 रुपया खर्च टैक्सी खर्च करके भी जाके खा के आऊँगा, यूँ अच्छा। इतना शौक। तो मैं ऐसा सोचता था, ये बाद में मतलब जब इस फील्ड में आया तो यार मैं ऐसा चटोरा क्यों था यार, क्या कारण था। और आज की जब मैं अब तो मैं फलाहार पे रहता हूँ, मैं खाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इवन चाय पूछा तो भी नहीं पी रहा हूँ मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चीज़ों में। तो कारण क्या है, तो मैं पिछले जन्म में बाबा था, मेरा एक आश्रम था, वहाँ पर जो है ना मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है ना मैं उपवास करता था, क्योंकि उपवास करने में बाबा जी आप जानते हैं ना, एक टांग पे खड़े हो जाओ, हाथ यूँ रख लो, ऐसे कर लो, तो लोग थोड़ी ज़्यादा तारीफ करते थे, वो ज़माना था एक, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। तो मैंने भी किया वही, वो ताम झाम जो बोलते जो भी था। तो मैंने ना उपवास कर करके लोगों को इम्प्रेस, बाबा जी 25 दिन से खाना नहीं खाया जी, और जबकि मेरे अंदर खाने की सारी तड़प पैदा हो रही है कि यार साला बड़ी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करूं, लोग सब बैठे हुए हैं, उनके सामने खा नहीं पा रहा हूं। तो अंदर जो भाव चलते हैं ना वो असल में काम कर रहे होते हैं। तो वो जो अतृप्त मेरी जो वासनाएं थी ना, वो मैंने इस जन्म में आते ही मैं खाने पर टूट पड़ा। अब देखने वाला क्या बोलेगा, बड़ा पागल है यार खाने का, यार ये क्या खाने को इसको मिलता नहीं है क्या, मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है, हर आदमी उसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है जिसके उसके अंदर लैकिंग होती है। एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है, एक पीछे सम्मान के पीछे भाग रहा है, कोई खाने के पीछे भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो घट रही होती है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं पास्ट कर्मों से ही रिलेशन होता है इसका, ये मैंने देखा है। ये जो आपने अपनी कहानी बताई कि पिछले जन्म में मैं संत था और खाना नहीं खाता था लोगों को इम्प्रेस करने की, ये कितने पहले की बात है? बिकॉज आई एम श्योर आपने कई ये मुश्किल से 150 साल पहले की बात है। ये अलवर और बांदी कोई जगह है, उसके बीच में कहीं आश्रम था मेरा। और आपने उसके पहले के भी अपने जन्मों को देखा है? 3000 साल तक बस। तो एक आध अगर आप और बताएं। नहीं देखिए, बेसिकली 3000 साल पहले के आसपास की बात बता रहा हूँ कि मैं मतलब जंगल में मैं वेद पढ़ाता था, और जो प्रेजेंट मेरी वाइफ है ना वो मेरी आश्रमाइटिस थी उस समय मेरी वो वाइफ नहीं थी, पर उसके साथ एक रेस्पेक्ट थी, अटैचमेंट था, जो अभी इस जन्म में मेरी वाइफ बन गई, ठीक है। और मेरी बेटी भी जो पैदा हुई ना, वो भी उस समय मंक थी, उस समय साधु थी वो, जब मैं उसको पढ़ाता था उस समय। तो उसका लिंक अभी इस जन्म से मुझे पता चला। अच्छा, इसके बाद में फिर मैं बाद में 2500 साल पहले जो बुद्ध का जब ज़माना युग आया था, तो उस समय मैं एक हज़ारों शिष्यों में, मतलब आई वॉज वन ऑफ द ऑर्डिनरी बुद्धिस्ट मंक। हाँ, तो मैं उनके बुद्ध, मतलब इसलिए मुझ पे बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं भगवान बुद्ध को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे माइंड में उसका वो असर रहता है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मेरा आकर्षण क्यों है उन बुद्ध के प्रति, ऐसा बोलते हैं ना यूँ। तो वहाँ पे मंक था। फिर उसके बाद में फिर मैं कुछ राजाओं के दरबार में राजवैद्य भी बना, तो वो हीलिंग साइंस को लेकर मेरे दिमाग में थोड़ा सा उसका भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। हाँ। फिर राजवैद्य बना। फिर मैं कुछ मंदिरों में, जैसे आज से कुछ 400 साल पहले मैं मतलब केरला के मंदिरों में मैं पुजारी के रूप में भी मैंने जन्म लिया। तो मैंने मंदिरों की पूजा भी खूब की, मतलब पुजारी के रूप में, जैसे बोलते हैं ना महंत बड़े पुजारी होते हैं ऐसे। हाँ। तो वो भी एक जीवन मैंने जिया इस तरह से। तो और एक जन्म मेरा ऐसा भी बीच में निकला जो मुग़ल के समय का था। उस समय मैं शायर था, मुस्लिम था मैं उस समय, और मैं शायर था उस समय, लेकिन आध्यात्मिक शायर था, मतलब मेरी शायरी ऐसे आध्यात्मिक टाइप की होती थी, यूँ समझ खुदा के लिए लिखता था। हाँ, मतलब मैं ऐसे उसको जैसे उसको कहते हैं सूफ़ी फ़कीर। हाँ। तो मैं सूफ़ी फ़कीर टाइप का आदमी था उस समय। तो वो मेरी जीवन की यात्रा है ना ऐसे अलग अलग ढंग से चलती रही। अब लास्ट जो था वो एक बाबा के रूप में पैदा हुआ, वो आश्रम बनाया मैंने। आश्रम में मेरे काफ़ी, और मज़ेदार बात क्या मालूम है, आज मेरे कई विद्यार्थियों को पूछता हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आते हो, क्या तुम्हारा कोई लिंक है क्या? तो वो बताते हैं, मतलब 75% मेरे स्टूडेंट बताते हैं कि सर पिछले जन्म में आपके आश्रम में आपका आश्रमाइटिस था, या मैं आपको फॉलो करता था। तो मुझे लगता है कि यार वही लोग मेरे पास वापस चले आ रहे हैं जिनके पास प्यार था मेरे साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, मतलब हम कहीं बिछड़ते नहीं हैं। देखिए, मैं अभी आपने पूछा कि पास्ट लाइफ में क्यों जाना चाहिए। एक और बहुत बड़ा रीज़न क्या मालूम है आपको, कि परिवार में कई लोग जल्दी मर जाते हैं, हस्बैंड मर जाते हैं, वाइफ मर जाती है, बच्चे चले जाते हैं। तो हर एक को विश्वास करना चाहिए वो भले ही चला गया लेकिन अगले जन्म में फिर वापस मिलता है आपके साथ। आज मेरी वाइफ 4 जन्म से मेरे साथ चल रही है, तो भाई कहाँ मरी, और अगर मर भी गई जन्म में तो अगले जन्म में फिर मिल जाएगी, क्योंकि प्यार है तो मिलेगी भाई। सिर्फ हमें याद नहीं है। हाँ, नहीं, वो खाली ट्रेन से थोड़ा जल्दी उतर गई। अच्छा,
मेरे पास कई ऐसे केस आए कि जिसमें उनके बच्चे जो है ना आत्महत्या कर गए या एक्सीडेंट होकर मर गए, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। लेकिन पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने क्या देखा कि 2-3 साल के बाद उनके घर में फिर संतान हो रही है और वही बच्चा आत्मा वापस आ रही है। आप समझे ना? तो इसका मतलब क्या मालूम है कि हम किसी को खोते नहीं हैं। आप खाली बस वो थोड़ा टाइम धरती पर कम हो जाता है, लेकिन अगले जन्म में फिर दोबारा मिलता है। तो सर मुझे ये बताइए कि मैं अपनी पास्ट लाइफ देख सकती हूँ, तब मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ था ये जान सकती हूँ। क्या हमारे व्यूवर्स अगर उनका कोई अपना बिछड़ गया है, अगर उसका स्वर्गवास हो गया है, तो क्या वो अपनी पास्ट लाइफ में या फ्यूचर में जाके ये देख सकते हैं कि वो अभी कहाँ हैं, कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं हैं? देखिए, जनरली जब मैं ग्रुप पास्ट लाइफ या मेरे ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन भी लेता हूँ, होता है ना 5-5 हज़ार लोगों को एक साथ लेके जाता हूँ मैं कई बार, तो मैं ये मेरा नॉर्मल जो है रूटीन होता है दिखाने का कि मैं उनको पहली पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से उनको निकाल कर मैं 100 साल के बाद में 21-25 में, यानी कि 100 ईयर्स आफ्टर फ्यूचर में लेके जाता हूँ। ये मेरा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। फिर मैं उनको निकाल कर 2030 में लेके जाता हूँ, यानी कि 5 साल के बाद। फिर मैं 2035 में लेके जाता हूँ। 10 साल के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या उनका बिजनेस होगा, फाइनेंशियली कैसे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, वो सब देखता है आदमी, अपना फ्यूचर इस जन्म का भी, और फिर अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखता है वो उसके अंदर कि बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे होंगे, शादी करके बहू कौन सी आ गई है, बच्चे कितने हो गए उसके, सब कुछ देख लेता है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, इस तरह से। फिर उसके बाद फिर मैं उनको मैं लेके जाता हूँ उनके कार्मिक इश्यू को लेकर कि इस जन्म में तुम्हारी जो समस्या है धन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जो भी है, तो कहाँ से उसका कार्मिक संबंध चला रहा है वो जाके देख के आओ। तो फिर लोग अपना वो कार्मिक इश्यू को देखते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद में लास्ट में फिर उनको मैं मिलाता हूँ कि आपके परिवार से जो चले गए हैं, आप उनको आज चेतना को बुलाइए और उनसे बातचीत कीजिए। तो वो उनके साथ लिटरली बातचीत कर रहे होते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहे होते हैं और ये भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जन्म ले चुके हैं। तो उनको दिखाई देता है कि वो लड़का या लड़की के रूप में कहीं जन्म ले चुके हैं, अगर ले चुके हैं तो, और नहीं लिया तो वो बाद में कब आने वाले हैं और किस रूप में आने वाले हैं, लड़का या लड़की के रूप में, तो वो और किसके परिवार में आने वाले हैं, तो वो भी उनको पूरा दिखाई दे जाता है, अनुभव में आ जाता है। और उसके बाद फिर मैं उनको वापस लेकर आता हूँ। तो मतलब ये इतना सारा जैसे होता है ना यूरोप टूर की तरह, मतलब समझो मैं पूरी टूर करवा के लेके आता हूँ जनरली। तो ये इससे देखो फ़ायदा क्या होता है मालूम है, योर क्वेश्चन ड्रॉप्स, योर जजमेंट ड्रॉप्स, आपके ब्लेमिंग गेम ख़त्म, आपके कंप्लेंट्स ख़त्म, और हर आदमी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, नालायक को भी लायक को भी। क्यों? आपको मालूम है वो बड़ा नियम से हैं जी, मतलब अगर नीम कड़वा है तो नियम से हैं और आम मीठा है तो नियम से हैं। आप क्यों करके क्वेश्चन नहीं कर सकते? तो इसलिए क्या होता है, मैंने एक शेर लिखा है इसके बारे में, आपको थोड़ा अगर इंटरेस्ट हो तो सुना दूं कि हर स्वभाव को यहाँ स्वीकार कर लो, कांटों को भी फूलों को भी अंगीकार कर लो, अपने स्वभाव में खिलने को सब यहाँ मजबूर है, प्रभु के विविध रूप समझकर सबसे प्यार कर लो। बहुत शानदार। आपने सर ये बात भी कही कि जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं उससे मैं दूर करता हूँ। तो अगर मैं 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ की बात करूं जिनका अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया, एक तो रिलेशनशिप और दूसरा मनी मैटर। तो हम पैसे रुपए से शुरुआत करते हैं कि आर्थिक तंगी भी सभी को है और जिसके पास जितना है वो उसको कम भी लग रहा है, दूसरे को ज़्यादा भले लग रहा हो लेकिन मेरे पास जितना है मुझे तो उससे ज़्यादा चाहिए। तो क्या ये पास्ट लाइफ में जाके उन चीज़ों को समझ के क्या उसे ठीक किया जा सकता है? क्या और धन संपत्ति या सुख हासिल किया जा सकता है क्या? हाँ जी, हाँ। देखिए क्या होता है कि आप जब पास्ट लाइफ में जाते हैं और आप अपने आप को देखते हैं कि मैं धन को लेकर मेरी क्या मान्यताएं थी, मैंने कैसे उसको जिया, या कम था ज़्यादा था जो भी था, तो वो जैसे ही वो जान करके आता है ना, तो इस जन्म में फिर वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जान गया कि उसका प्रभाव मेरे जन्म पे पड़ रहा है। अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है मैंने। एक मिस्टर सचिन करके आए जो पिछले जन्म में जब गए, उनका थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो पिछले जन्म में जब वो जाकर आए तो पता चला कि वो मुस्लिम थे और वो एक मज़ार के ऊपर है ना, लोग जो पैसे चढ़ाते थे वो पैसे जो हैं वो चोरी कर लेते थे। तो अब उनके अंदर जो चोरी की जो भावना थी ना, देखिए चोरी की भावना क्या होती है
कि ग्रैब करना, लेना, छीनना मेरे पास नहीं है, आई वॉन्ट दैट, ऐसा होता ना, तो देन यू डोंट गेट, फिर आपके जीवन में पैसा नहीं आता। क्यों? आप अबंडेंस की फीलिंग नहीं कर रहे। दान कौन देता है? अबंडेंस की फीलिंग वाला देता है ना। तो इसीलिए उसका जन्म जब हुआ तो अब वो पैदा होकर उसके अंदर वही ग्रैब करने की भावना वो रहने से फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया फाइनेंशियली। लेकिन जब उसने पहचाना कि उसने इस तरह का कर्म किया, तो वहाँ पर मैं वहाँ पे ना उनको रेमेडी भी वही उनसे सोल से ही पता करता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो पता चला कि ही शुड स्टार्ट डोनेटिंग द पीपल एंड हेल्पिंग द पीपल। उसका रिवर्स होता ना, हर चीज़ का रिवर्स होता है। तो उन्होंने रिवर्स काम करना शुरू किया एंड उसके बाद उनका जो भी बिजनेस था छोटा मोटा वो सब बड़ा ग्रो कर गया। क्यों? देखिए क्या होता है, यू हैव टू बिकम द रिसीवर ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। यू ब्लॉक योर सेल्फ बाई योर ओन बिलीव्स एंड योर ओन कर्मास, समझे ना आप। अब जैसे ही उनसे बाहर निकलते हैं ना तो फिर वो चीज़ें आपके पास अपने आप आने लगती है। अच्छा, दूसरा, जहाँ तक ये आर्थिक तंगी की जो बातें आती है ना शालिनी जी, इसमें मैंने ऐसा अनुभव किया है, इसमें दो चीज़ें अनुभव की है। पहली चीज़ तो ये अनुभव की है कि कुछ लोग दुनिया में पूर्व जन्म के कर्म के कारण है ना, वो एक लिमिटेशन और में ही रहते हैं और लिमिटेड बिलीफ में रहते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो शायद वो पूर्व जन्म का कर्म है। मान लीजिए जैसे अभी एक मजदूर है, आपने देखा होगा मजदूर के दिमाग में कितना ही बोल दो, वो बिजनेस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो तो रोज़मर्रा की रोटी ही सोचता है, बस ऐसे होता है ना। तो उसको तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले जन्मों से वही चीज़ लेकर आ रहा है। और दूसरा मैंने ये अनुभव किया कि अधिकतर लोग जो गरीब अमीर जो रहते हैं, इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि बचपन से हमें मिलने वाला हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारा माइंडसेट, हमें समाज से क्या मिलता है, हमारे माँ बाप से क्या मिलता है, हमें गुरुओं से क्या मिलता है। अब देखिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं खुद के मेरे बारे में, कि मैं बहुत ही एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी कभी आध्यात्मिक जगत में रहने के कारण है ना कभी पैसा नहीं कमाया। आप जानते हैं आध्यात्मिक लोग जो होते हैं ना, ये सब पैसा नहीं कमा सकते हैं, जो इनको कोई लालच नहीं होता, वो नहीं होता, साधना में डूबे रहते, भगवान के पीछे लगे रहते सारे दिन। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आता था कि मतलब कि यार ये इतना सब पूजा पाठ करके भी साले हम तो कंगाल के कंगाल ही है भाई, मैं तो बोलता ना, ये सब अंदर क्वेश्चन पैदा होते थे। तो अल्टीमेटली, और मैं मतलब समझो कि 45 साल की उम्र तक, जब तक मैं अपने डॉक्टर भी रहा, हॉस्पिटल भी चलाया, नाम भी बहुत हुआ, लेकिन पैसा नहीं कमाया। क्योंकि वो अंदर क्या था मालूम है, पैसों के बारे में मेरी मान्यताएं गलत थी, मतलब बिलीफ मेरा गलत था। वो क्या था मालूम है, क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यहीं छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था, खाली हाथ गया था ना भाई साहब। और जितनी चादर उतना पाँव पसारो, 6 फीट में पैदा हो 6 फीट में मर जाओ, 600 फीट की मत करना भैया, संतोषम परमम धनम। और भाई साहब दाल रोटी भगवान दे रहा है ना, क्यों लग्जरी है ना, ये अमीरों की चौंचले है जी फालतू में, और ये पैसे वाले कौन से सुखी है जी, इनको भी रातों को नींद नहीं आती, पैसा आया कि सारा टेंशन आया। तो ये हमारी मान्यताएं होती है। तो ये मान्यता मेरी थी, उसके कारण पैसा मेरे पास नहीं आया। क्यों? ये मेरे बिलीफ थे। मैंने फिर बिलीफ चेंज किया, मैंने ये बिलीफ चेंज किया, आई मस्ट बिकम मिलियनर नाउ, रियली आई एम टेलिंग यू। मैं इतनी गरीबी से बाहर निकला हूँ कि जो एक स्कूटर भी नहीं था मेरा नाम होते हुए भी, मैंने 2 प्रेसिडेंट को कंसल्टेंट भी किया, वाजपेयी जी मेरे भी प्रेसिडेंट रहे, पर मैंने कभी भी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी आज तक कभी, क्योंकि कभी केयर ही नहीं किया पैसों को। तो आज कितना करोड़पति बनूँ वो मेरी मर्जी की बात है। क्यों मालूम है, मैं ये नियम जान गया कुदरत का कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये अबंडेंस का यूनिवर्स है, ये मतलब प्रचुरता समृद्धि का सागर है हमारे चारों तरफ। बर्तन का साइज आप डिसाइड करते हो। आप चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना, ड्रम लेके जाओगे तो ड्रम जितना। बर्तन का साइज हम डिसाइड करते हैं ना। जैसे मैंने डिसाइड किया था क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यहीं छोड़ जाना है। तो फिर वो मैंने कहा कि नहीं, आई मस्ट बिकम ए मिलियनर। अब मैंने ड्रम का साइज बड़ा कर दिया ना, तो आज कितना मनी चाहिए उसकी लिमिटेशंस मैंने डिसाइड की है, किसी और ने नहीं ध्यान रखना। लेकिन बहुत से लोग मैंने जीवन में ऐसे भी देखे हैं जो कर्म भी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, और उस सक्सेस के लिए दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी सफलता उनको नहीं मिलती है। नहीं, इसके पीछे रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि आप देखिए, जनरली आपने एक बात नोट की होगी कि कई लोग जॉब ओरिएंटेड माइंड होता है ना, वो जनरली कई बार बिजनेस में इंटर करता है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जॉब मेंटालिटी बड़ी डिफरेंट होती है। ये दो का डिफरेंस होता है। देखिए, एक आदमी अच्छी पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ाई करने का मतलब ये है कि उसको जॉब करना है दुनिया में। लेकिन एक बनिया पढ़ाई नहीं करता ज़्यादा। आपने नोट किया होगा हाँ। कि नौकरी पेशा माँ बाप अपने बच्चों को सबक क्या देते हैं? बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेके सिक्योर हो जाओ, बस वो खुश हो जाते हैं उससे। लेकिन बनिए के बच्चों में क्या दिमाग में होता है? चाहे कुछ भी करो, जॉब तो करनी है नहीं जी, बिजनेस करना है जी, ट्रेडिंग करनी जी हमें। अब वो चाहे छोटा बिजनेस करेगा, बड़ा बिजनेस करें, पर उनका दिमाग बिजनेस ही करता है। तो ये बनिए कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, कौन से बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड की किताबें पढ़ते हैं? ये तो पैदाइशी उनका माइंडसेट होता है ना कि आई मस्ट डू सम बिजनेस। तो ये लोग क्यों बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन बन जाते हैं भाई? क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा होता है। क्योंकि मैं खुद, मेरी स्कूल में ना ऐसे बच्चे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मारवाड़ी थे, सब आज बड़े बड़े रिच लोग हैं सारे। और जबकि पढ़ाई नहीं की, वो आवारागर्दी करते थे मेरे स्कूल में। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि पैसा कमाने के लिए कोई बड़ा वो नहीं है कि बड़ी स्टडी चाहिए या बड़ा वो चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए। और आपने देखा होगा कई गरीब से गरीब लोग भी बाद में बड़े बड़े अमीर बने हैं। क्यों बने? क्योंकि उनके माइंडसेट में वो चीज़ थी। तो कई लोग, देखिए क्या होता है, पैसा हर जगह पर है, लेकिन क्यों नहीं है उसके पीछे भी एक रीज़न है बहुत बड़ा। देखिए, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ। आपने MTR के आजकल वो पैकेट आते हैं मालूम है, रवा इडली के, आपने सुने होंगे, है ना? हाँ। मैं बचपन से बेंगलोर में रहा हुआ हूँ, इसलिए MTR के बारे में जानकारी मुझे। वो आज से 100 साल पहले बेंगलोर में डेवलप हुई थी। मैं जब छोटा था, यानी कि आज तो मैं 75 ईयर्स का हूँ, जब मैं छोटा था यानी कि आज से 70 साल पहले, 5 साल की उम्र से मैं MTR जा रहा हूँ। मैं समझो 70 साल की उम्र से पहले ना 1-2 घंटा वेट करके वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा के घर जाके वापस आते थे और उसका वो इडली जो भी डोसा खाते थे। आज भी MTR में उतनी ही लाइन लगती है। इतनी हज़ारों होटलें खुल गई उसके बावजूद भी। क्यों? क्वालिटी, हाइजीन, रीजनेबल रेट्स, सर्विसेस। कोई लग्जरियस कुर्सियाँ टेबल है ही नहीं उसकी। जो मैंने 70 साल पहले कुर्सी टेबल देखे थे ना, आज भी उनके MTR जाऊँ तो वही कुर्सी टेबल मिल रहे हैं। लोग है ना, बाहर का नहीं देखते, चीज़ की क्वालिटी देखते हैं। आज छोले भटूरे वाला कहीं रास्ते में खड़ा हो, यहाँ पे चाहे वहाँ कूड़ा करकट भी पड़ा हो आसपास में ना, तो भी जाके वहाँ खाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें काउंट नहीं करती। आप जो प्रोडक्ट दुनिया को देना चाहते हो ना, उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। मतलब मैं यूँ कहता हूँ, पूरी दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मैं यूँ पूछता हूँ। क्यों? देखिए, आज मैं एक हैरानी वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ना, उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मैं बेचता हूँ या फीस लेता हूँ या मैं उससे पैसा कमाता हूँ। रेकी दिखती नहीं है, कहाँ से जा रही? दिखती तो है नहीं। ऑरा दिखता, चक्र दिखते नहीं, पास्ट लाइफ दिखती नहीं, फ्यूचर लाइफ भी दिखती नहीं, इंट्यूशन दिखता नहीं, थर्ड आई दिखती नहीं, मतलब कुछ भी दिखता नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको मैं, और फिर भी मैं दुनिया को दे रहा हूँ ना, और उसके अंदर विशेष एक्सपर्ट बन गया ना। तो मेरा मानना क्या मालूम है, तुम किसी भी क्षेत्र में हो ना, इतने बढ़िया एक्सपर्ट बन जाओ कि लोग तुम्हारे पीछे भागे उस सब्जेक्ट को लेकर कि भैया कारपेंटर तो इसको बुलाना भैया, मैकेनिक तो इसको बुलाना भैया, अरे एंकरिंग के लिए इसको बुलाना भैया, कमाल किया यार, ऐसा बोलते ना। तो भैया आप किसी भी क्षेत्र में अगर हो तो आप क्यों उसके अंदर आधे अधूरे रहते हो? मास्टर क्यों नहीं बनते? आज भी आप देखोगे कि भारत के अंदर जो है ना, आप अगर कोई कारपेंटर, AC वाला या फलानी चीज़ बुलाओ ना, सब जुगाड़ू लोग आते हैं मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, माइंडसेट नहीं है उनका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर फील्ड में पैसा है, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ बस। ये पैसे रुपए की बात हुई, आपने कहा कि आधे अधूरे मत बनो। उस आधे अधूरे से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अब रिलेशनशिप का है कि क्या ये जो एनर्जी है या हमारी जो पास्ट लाइफ है, वो अगर एट प्रेजेंट हमारा रिलेशन ख़राब है तो उसको ठीक कर सकती है? हाँ, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएगी। देखिए, मेरे पास एक बैंक मैनेजर आई जो महिला थी, और उसको कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी। तो इलाज तो किडनी का ही करा रही थी, लेकिन 6-7-8 महीना में उसको पूरा आराम नहीं मिला। तो हम भी हैरान हो गए, यार ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, इसकी किडनी मतलब फॉलो तो अच्छा कर रही है सब कुछ।
तो उसी ने कहा कि गुरुजी देखो कोई मेरा कोई पास कर्मा तो नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं तेरा पास लाइफ। तो उसके हस्बैंड के साथ है ना डाइवर्स केस चल रहा था, तो वो स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी। उसका एक कारण मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये स्ट्रेस डिप्रेशन भी उसके माइंड में है। तो पूर्व जन्म में जब गई तो पता चला कि वो जेंट्स थी और उसका हस्बैंड जो इस जन्म में है वो उसकी वाइफ थी, और उस वाइफ पे इसने बहुत अत्याचार किए, और साथ साथ में ये कई और भी एक्स्ट्रा अफेयर भी साथ में रखता था। तो जब उसने जाकर देखा कि यार मैं तो बड़ा दुराचारी था यार, अत्याचारी था यार, और मेरी वाइफ तो बेचारी बड़ी सीधी थी, बहुत सेवा की उसने तो मेरी, और मैंने उसको ऐसा बर्ताव किया। तो जैसी वो जान कर के आई ना, सप्ताह भर के भीतर जाकर जो डाइवर्स केस उसने डाला था हस्बैंड के प्रति, क्योंकि वो जम नहीं रही थी उनके, तो उसको जाकर जो है वो केस उसने विड्रॉ किया, और हस्बैंड के पास जा नहीं रही थी, अहंकार होता है नहीं जाने का, तो वो जाकर उनके पांव पकड़े और उससे रोककर उसने माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम माफ़ कर दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी कर्म से। तो सचमुच में हस्बैंड ने कहा भाई मेरे से कोई शिकायत नहीं भैया, ठीक है माफ़ कर दिया जा, और माफ़ कर दिया। और उसके बाद वो आज इतना प्रेमपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो अगर वो नहीं जाती ना तो जीवन डाइवर्स भी ले लेती शायद, और फिर वो अकेली रह जाती, और वो ऐसी चलती रहती कहानी, अगले जन्म में फिर वापस मिलते जा रहे दोबारा। तो इस तरह से क्या होता है कि हज़ारों लोगों के, देखिए मेरे खुद के 6000 पास्ट लाइफ थेरापिस्ट है, वो भी कितना काम कर रहे हैं बेचारे। तो हर आदमी के जो प्रेजेंट लाइफ में जो इश्यूज़ है ना, रिलेशनशिप, मनी, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। क्यों? द मोमेंट यू नो, देखिए रूट कॉज जिसको पता चल जाता है तो फिर उसका वो अपोजिट कुछ तो करेगा ना उसको ठीक करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए मेरी भी पास्ट लाइफ में जाने के बाद में मुझे भी पता चला कि मैं क्यों पैसों को लेकर इस प्रकार से मैं कमज़ोर रहा। तो मैंने देखा वो मेरे साधु महात्मा के चक्करों के कारण मेरा ये जीवन ऐसा मुझे पैसों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो ये सब एटीट्यूड मैंने बदले, कॉन्सेप्ट बदलना पड़ता है। देखिए टुडे व्हाट एवर यू आर, यानी कि आज आप वही है जो पिछले जन्मों में आपने कर्म जो चॉइस किया, जो कर्म किया। अब आगे आप वो होंगे जो अभी अभी आप इसी वक्त आप चुनाव करोगे। अभी अभी अगर मैं अल्कोहल पीने का चुनाव कर लूँ तो मुझे 2-4 घंटे के बाद में नशे में आकर धुत तो होना है ना, अगर मैं चुनाव करूँ तो। बिल्कुल। और अगर मैं एक जूस पीने का चुनाव करूँ तो मुझे 1-2 घंटे बाद मेरी बॉडी में मुझे एनर्जी फील होनी है ना। तो इसका मतलब होता है कि व्हाट वी चूज नाउ दैट बिकम्स योर फ्यूचर। तो इसलिए क्या होता है, आदमी के पास भगवान ने सबसे बड़ी ताकत क्या दी मालूम है? तुम्हारा इस वक्त का पास कितना भी गलत होगा, कर्म तुम्हारे कितने भी गलत होंगे, तुम्हारे वर्तमान के चॉइस से तुम्हारा पूरा जीवन आगे का तुम बदल सकते हो। ये सबसे बड़ी ताकत है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमने सुना कई बार था, लेकिन एग्जाम्पल के साथ और केस स्टडी के साथ मुझे लगता है आप भी पहली बार सुन रहे होंगे। सर अब मैं ये तो बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, क्योंकि हमने रिलेशनशिप की बात कर ली, पास्ट लाइफ की बात कर ली, पैसों की बात कर ली, तो जिन चीज़ों की बात हमने नहीं की है मैं उसको लेके भी अब आश्वस्त हूँ कि ज़रूर उसका इलाज भी इस जरिए से हो सकता है। मुझे उसके लिए अलग अलग चीज़ों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या बात करने की ज़रूरत अब बची नहीं है मुझे लगता है। और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके मन में भी अगर कोई शंकाएं या भ्रम नहीं होंगी, तो अब इतने एग्जाम्पल सुनने के बाद और सर ने जैसा अपना खुद का उदाहरण दिया, तो उसके बाद वो शंकाएं तो निकल गई होंगी। अब जो आखिरी सवाल मन में बचता है इस पॉडकास्ट का, मेरा भी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स का भी, कि ये प्रक्रिया क्या रहती है पास्ट लाइफ में जाने की? हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए इसमें क्या होता है कि एक ध्यान की प्रक्रिया यूँ समझ लें कि जिसमें एक डीप रिलैक्सेशन में कोई व्यक्ति को जाना होता है, और उसमें करीब 15-20 मिनट लगते हैं एक ट्रांस स्टेट में ले जाने के लिए। और उसके लिए रिलैक्सेशन एंड इमेजिनेशन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस जब हम इमेजिन करते हैं तो लिटरली हमारे बॉडी में वैसे चेंजेस लाना शुरू करता है ना। तो इसीलिए हम इसमें रिलैक्सेशन और डीप और इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, और एक 15-20 मिनट के बाद में उसकी जो चेतना है ना, वो विजुलाइज करते करते वो उस बॉडी और माइंड से रिलैक्स हो जाती है, और फिर वो ट्रांसेंड कर जाती है 4th डायमेंशंस में। और एक बार वो चली जाती है तो फिर वो हम उससे अगर पर्सनल ले रहा है हमसे तो फिर हम उससे जवाब तलब करते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, क्या कपड़े पहने हैं, तुम्हारे परिवार कौन कौन है, मतलब तुम्हारा बिजनेस क्या, जो भी। तो फिर इस तरह के सवाल जवाब होते हैं, और फिर हम जैसे जैसे उसको गाइड करते हैं ना, वैसे वैसे उसकी चेतना वहाँ पे जंप कर जाती है।
मतलब अगर मैंने उसको कहा कि आप अपने घर जाओ तो एकदम घर की बातें बताना शुरू कर देगा। मैंने कहा नहीं बाज़ार में जाओ तो बाज़ार की बातें बताना शुरू कर देगा। मैंने कहा नहीं तुम मृत्यु की, अब तुम मान लो 20 साल का है, तुम मृत्यु की अवस्था में चला जा, अब वो 80 साल में मरा होगा तो एकदम सडनली 80 साल की उम्र में पहुंच जाता है। मतलब एक मैंने कहा ना ऊपर टाइम स्पेस नहीं है, इसलिए सोचते ही यू आर ऑलरेडी देयर, यूँ समझ लो आप, ठीक है ना। और तो इस तरह मैं कहूँगा 100 साल के बाद जाओ तो एक ऐसा नहीं कि टाइम लगता है जाने में, उसके इंटेंशन करते ही वो वहाँ पर ही होता है उस समय ऐसे। तो फिर मैं उससे जानकारी हासिल करता हूँ और करीब करीब 45 मिनट्स आधा या 1 घंटा लग जाता है और उसके अंदर वो इतनी सारी जो यात्रा मैंने पहले भी बताई वो सारी करके आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले आधा घंटा पहले हम जाने से पहले थोड़ा उसको अच्छी तरह समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं ताकि उसका माइंड पहले से रिलैक्स हो और अच्छा। और आने के बाद भी उसके ऊपर फिर हम डिस्कस भी करते हैं उसके साथ में कि भाई हम जो अब देख के आए उसका क्या मीनिंग था, क्या मतलब था, जो भी। तो इस तरह से तो 1-2 घंटे का समझो एक नॉर्मल इसमें हम सेशन लेते हैं और एक व्यक्ति जो है उसका पूरा सॉल्व करके आ जाता है अपनी प्रॉब्लम। इमेजिनेशन पावर सबकी जाहिर सी बात है अलग अलग होती है, तो क्या ऐसे लोग भी होते हैं जो उस दुनिया में या उन चीज़ों को इमेजिन ही नहीं कर पाए, चाहे 15 मिनट बीत जाए, 20 मिनट बीत जाए, क्या ऐसे लोग भी होते हैं? नहीं देखिए क्या होता है कि जनरली ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर आदमी संसार में जो भी आए ना वो सपना देखता है। तो सपना देखने का मतलब क्या है कि अगर आप कहते हो मैं अभी थोड़ी देर पहले ना मैं सपना देख रहा था, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी माइंड रिलैक्स तो हुई ना भाई। तो बॉडी माइंड रिलैक्स हर आदमी की होती है, पर एक सर्टेन समय पे नहीं भी होती है। तो कई बार क्या होता है आदमी तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, कई बार है ना पास्ट लाइफ में जाने का भय भी रहता है, दिमाग में फियर भी होता है, पता नहीं यार क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसे तो वो हम इसीलिए तो मैंने कहा ना आधा घंटा है ना हम पहले काउंसलिंग करके है ना उसको अच्छी तरह उसके सारे डाउट क्लियर कर देते ताकि वो पास्ट लाइफ में जाते वक्त उसका दिमाग उस समय एनालिसिस और लॉजिक में ना उलझ जाए। तो वो हमारा पहला प्रयास होता है, ठीक है ना। और लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर हम 100 लोगों को लेके जाते हैं तो 4-5% लोग जो हैं नहीं भी जाते हैं, उस समय नहीं जाते। फिर हम उसको दूसरी बार ट्राई करते हैं तो दूसरी बार चले जाते हैं, कई बार 2 बार भी नहीं जाते तो तीसरी बार फिर दोबारा ट्राई करते हैं ऐसे। तो 2-3 बार में जनरली आदमी है ना चला जाता है ऐसे। देखिए मैं खुद जो है ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एनालिटिकल माइंड का होने के कारण मुझे ना 8वीं बार में जाना पड़ा। 7 बार मैंने कोशिश की जाने की, नहीं जा पाया मैं। वो 8वीं बार भी है ना अचानक मैं मतलब जंप कर गया, नहीं तो मैं 8वीं बार भी मुझे डाउट ही आ रहा था पता नहीं यार जाऊँगा नहीं जाऊँगा, पर ट्राई तो करो चलो भाई। तो होता क्या है कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा आंखें बंद करते हैं ना उनका माइंड चल पड़ता है, एनालिसिस शुरू कर देता है, लॉजिकल होने लग जाता है ना। तो वो इफ़ यू आर एक्टिव तो फिर आप नहीं जा पाओगे। कॉन्शियस माइंड इसमें एक्टिव नहीं रहना चाहिए। आपको टोटल सरेंडर करके जो आपका गुरु गाइड कर रहा है ना मास्टर, बस आप उसको फॉलो करते जाएंगे ना तो जाना आसान हो जाता है यूँ। लेकिन सपने जब हम देखते हैं तो अमूमन जब हम सो के उठते हैं तो हमें वो याद नहीं रहता। हाँ। क्या ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हमने जो भी देखा है या जो सोचा है वो बाद में याद रहता है? नहीं देखिए क्या होता है कि जब हम आपको दोबारा जब लेकर आते हैं ना नॉर्मल कंडीशन में, तो आपके माइंड की ये प्रोग्रामिंग हम कर देते हैं कि वॉट एवर यू हैव सीन, आपने जो भी देखा है वो आपके मेमोरी बैंक में आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। तो इसीलिए जब वो आते हैं तो समझे कि 3 प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं। पहली तो बात तो उसको खुद को सब पता ही है, क्योंकि हम उससे पूछते क्या देखा भाई तुम बताओ, तो वो खुद ही पूरी स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, पहली बात तो। फिर हम उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी पूरी बोलते हुए की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो एक और एक्स्ट्रा उनके पास चला गया। फिर तीसरा हम एक पेपर देते हैं, एक बुकलेट टाइप, जिसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं कि पिछले जन्म में तू ये था, अगले जन्म में तू ये था, तूने ये देखा, तूने ये देखा, तेरे ये सब। तो उसका वो एक रिटर्न में भी एक डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होता है। तो इस तरह से उनके पास 3 तरह के सब कुछ होता है, तो वो सब उनके जीवन में याद रहता है। थैंक यू सो मच सर। और ये इसलिए भी क्योंकि ये बातें सुनने में जितनी आसान लग रही हैं या जितने सहज भाव से आपने बता दिया है, मैं जानती हूँ कि इसके पीछे एक कड़ी मेहनत रही होगी, बहुत लंबा रिसर्च रहा होगा इसके पीछे, और वो धुन रही होगी कि नहीं इसको तो ढूंढ के निकालना है। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है आप धन्यवाद के भी हकदार हैं।
और व्यूवर्स को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, और ख़ास करके मैं चाहती हूँ लोग हमें कमेंट करके बताएं भी पूर्व जन्म में जाना क्यों ज़रूरी है, उससे क्या लाभ मिलता है, पूर्व जन्म होता भी है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको आज के इस पॉडकास्ट में हुआ है। और गीता की वही बात कि आत्मा अजर अमर है, वो तो इस पॉडकास्ट के बाद मैं कह सकती हूँ कि स्थापित हो गई है। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं सबको नमस्कार मेरा।